अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें चूँकि 27वीं तरमीम से ही ज़्यादातर जुड़ी हुई हैं, तो सबकी नज़रें आज भी पार्लियामेंट पर थी, क्योंकि सेनेट का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और तरमीम के लिए बाकायदा जो मुसव्वदा है वो कमेटी में पेश होने के बाद अब फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो सेनेट में पढ़ के सुना चुके हैं। अच्छा, इस पूरे अमल में नंबर गेम के हवाले से उस वक्त एक अजीबोगरीब और गैर यकीनी की सूरत हाल बन गई जब खबर ये मिली कि हुकूमत के पास 2 मेंबर्स कम हैं और एक मेंबर तो ओवरऑल वैसे ही उनका कम है, लेकिन एक मेंबर उनके सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो शदीद अलील हो गए, जिसकी वजह से उनका एक मेंबर मज़ीद कम हो गया है अभी, और उसके लिए 2 मेंबर्स का इंतज़ाम जो है वो मीनवाइल किया जा रहा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान कुछ अदालत ने भी अंगड़ाई ली है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को बहुत से लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाइए, आपके इदारे के साथ क्या हो रहा है। इसके ऊपर भी बात करते हैं और फिर साथ ही साथ आपको बताते हैं कि फैसल वावडा साहब ने आज मजीद कुछ धमकियां दी हैं खैबर पख्तूनख्वा और उनके वजीर आला और उनकी हुकूमत को, और कुछ दीगर जो जमातें हैं वो भी सामने आई हैं अपने अपने रद्द-ए-अमल के साथ इस तरमीम के हवाले से। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। जी, सबसे पहले बात करते हैं सेनेट में कार्रवाई जो हो रही है। आज वज़ीर आज़म की तरफ से एक नाश्ते का, पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम था सेनेटर्स के एजाज़ में, ताकि वो ये नाश्ता करें और उसके बाद जाके हुकूमत की तजावीज़ करदा जो तरमीम हैं उनको वोट करें। अच्छा, अब इसमें ANP जो है उसने हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया है। उनके 3 सेनेटर्स हैं तो उनकी हिमायत तो इन्हें मिल गई है। अच्छा, ANP वैसे अजीबोगरीब किस्म की सियासत कर रही है। एक जानिब जब ये बात हो रही थी कि जनाब हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी की जाएं या उनके कोई मेंबर्स हासिल कर लिए जाएं, तो ऐसी बात पे वो बड़े उसूल पसंद बने और कहा जी हम इस खरीदो फरोख्त का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम भाई इस सारे अमल से ला ताल्लुक़ हैं। तो उन्होंने वहाँ पे ऐसी कोई कोशिश नहीं की, बड़ा उसूली मौक़िफ़ लिया, लेकिन मखसूस नशिस्तें हड़प कर लीं। अच्छा, फिर जब उनसे पूछा जाता है कि मखसूस नशिस्तें आपने क्यों लीं, वो तो PTI का हक था, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये नशिस्तें छोड़ें तो क्या वो PTI को मिल जाएंगी? अगर तो उन्हें मिल जाएंगी तो फिर हम ये नशिस्तें छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें नहीं मिल रही और वो किसी और को ही मिलनी है तो फिर हम रख लेते हैं। मतलब ये किस किस्म का उसूली मौक़िफ़ है इनका। अब तीसरा जो मामला है इनका वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इस तरमीम में चीज़ें लाई जा रही हैं, एक तरफ कभी कभी इनको बड़ा जोश चढ़ता है और ये बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दे के, और दूसरी तरफ आज जो है हुकूमत की भरपूर इन्होंने सहूलतकारी की है और कहा है कि जी हम आईनी अदालत बनाने में और आर्टिकल 243 की तरमीम में, इन तमाम चीज़ों में जो है हुकूमत की हिमायत करने जा रहे हैं। तो ANP जो है बवक्त ज़रूरत इधर उधर खेलती है, लेकिन सबको पता चल चुका है कि ये लोग बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ही के इशारे पर काम कर रहे होते हैं। और इसका एक बड़ा जो आप कह लें कि मज़हर है वो ये भी है कि इनके जो सरबराह हैं इमल वली खान साहब, वो तो ख़ुद बलूचिस्तान की सीट से सेनेटर बने, जबकि वहाँ उनका कोई लेना देना भी नहीं था। तो किस तरह से उन्हें वहाँ से सेनेटर बनवाया गया, वो इन्हीं मकासद के लिए बनवाया गया था कि जब ज़रूरत पड़े आपने पूरी पूरी सहूलतकारी करनी है। इस तरह के कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त PTI के अंदर भी मौजूद हैं, जो बज़ाहिर तो कहते हैं कि हम PTI के हैं, लेकिन उनको सेनेट में ऐसा ही समझा जाता है कि वो बेसिकली अपने आप को किसी और खाल में हाइड किए हुए हैं और बवक्ते ज़रूरत काम आ सकते हैं। जैसे नून लीग के कुछ लोग काम आ जाते थे, जैसे PTI के कुछ लोग कौमी असम्बली में 26वीं तरमीम में काम आए, तो इस तरह ये लोग जो हैं हर जमात में मौजूद होते हैं। अब आज की सूरत हाल ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए हैं और उनके बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि उनको सांस की बेतहाशा तकलीफ़ है, जिसकी वजह से वो इस वक्त ICU में। इब्तिदा में तो ख़बर आ रही थी कि वेंटिलेटर पर हैं, इतने सीरियस हैं, लेकिन बाद में उनके ख़ानदानी ज़रा ने कन्फर्म किया कि वो वेंटिलेटर पर तो बहरहाल नहीं हैं, लेकिन ICU में हैं। और ज़ाहिर है कि वो इस कदर बीमार हैं कि उनका सेनेट में आना जो है वो खासा
मुश्किल है। अब सेनेट में इस लिहाज से वो आके चूँकि वोट नहीं कर सकते और ऐसी कोई सहूलत अभी तक तो आइन में दस्तयाब नहीं है कि किसी सेनेटर के पास मुसविदा ले जाया जाए और उनसे कोई अंगूठा लगवा लिया जाए, वरना मेरा ख्याल है ऐसी कोई ऑप्शन होती तो यकीनन ये वाली ऑप्शन ज़रूर आज अवेल की जाती। अल्लाह ताला सेनेटर साहब को सेहत दे, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो आके सेनेट में वोट कास्ट कर सकें। लेकिन इमरजेंसी इतनी है इस तरमीम को पास करने की कि ये चाहते हैं जल्द अज जल्द हो। अब मुझे जो समझ में आता है कि आखिर क्या वजह है कि इसको इतनी इमरजेंसी में पास किया जा रहा है, तो वजह उसकी बड़ी क्लियर समझ में आ रही है। कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा ना हो, बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल ना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा कोई रुकावट ना आए। उसकी वजह से इन्होंने कहा है कि बस इसको पहले तो छुपा के रखो और फिर जब इसको बाहर निकालो तो उस वक्त निकालो जब काम ख़त्म हो चुका हो, काम डन हो चुका हो, तो फिर आप उसकी जो भी जुज़ियात हैं वो बाहर निकालें ताकि इसकी रुकावट बनने के लिए कोई भी जो टाइम है वो ना दस्तयाब हो सके। तो ये एक बड़ी वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है। मैं अभी कल ही एक इंटरव्यू जो हुआ है बैरिस्टर अकील साहब का, जो कि वज़ीर क़ानून हैं और वैसे तो ये फॉर्म 45 पे हारे हुए हैं, लेकिन वही फॉर्म 47 पे वज़ीर क़ानून बन के बैठे हुए हैं। तो उस इंटरव्यू में जितनी बातें उनसे 243 के हवाले से पूछी गई, वो 3-4 मिनट का क्लिप अगर आप देखें तो उन्होंने किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। जब उनसे सवाल हुआ कि जी ये फील्ड मार्शल साहब का इस्तिस्ना, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी का मामला है। उन्होंने कहा जी क्या फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तमाम अफवाज के जो सरबराह भी होंगे और उनकी अपॉइंटमेंट्स के भी जिम्मेदार होंगे? तो उन्होंने कहा जी ये सिक्योरिटी का मामला है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। फिर कोई उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी का मामला है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। तो गोया या तो इन लोगों की हालत ये है कि ये समझते हैं कि अवाम के सर पे कोई सींग निकले हुए हैं, या ये समझते हैं कि अवाम जो है वो इतनी कोई बेवकूफ़ और गधे हैं कि जिनके ख्याल से ये इस तरह की बातें करेंगे कि जी सिक्योरिटी का मामला है, बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो कोई समझेगा कि वाकई ऐसी बात है। मतलब किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि आइन का हिस्सा है, और जब वो आइन का हिस्सा बन जाएगा तो उसके बाद तो वो हर किसी की एक्सेस में होगा ना, तो क्या उस वक्त उसकी कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं रह जाएगा? ये किस किस्म का बेवकूफ़ाना जवाब था कि जी ये सिक्योरिटी का मामला है, मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता। ये सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये बेसिकली शर्मिंदगी का मामला है आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोगों के पास कोई जवाज़ नहीं है अपने किए को किसी भी तरह जस्टिफाई करने का, इसलिए आप लोग ऐसी बातों से अवॉइड करते हैं। पहले आप लोगों को एक रट्टा लगवा के 4-5 जुमले दे के भेजा गया, सिनर्जी, वॉरफेयर और 5th जनरेशन और मुख्तलिफ किस्म की जंग और पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद जब वो 3-4 जुमलों से आप लोगों ने खूब अपना मजाक बनवा लिया, तो फिर उसके बाद अब आप लोगों को एक नया 2 दिन के लिए जो है वो तराना दे दिया गया कि जी सिक्योरिटी का मामला है और इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो शेयर नहीं कर सकते। और उसके बाद अब जब ये तरमीम मंजूर हो जाएगी तो ये मामला हर किसी की दस्तरस में होगा, हर कोई इसको देखेगा भी और इसके ऊपर कमेंट करेगा, और तब सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होगा। तो ये समझते हैं कि ये जैसे खुद गधे बने हुए हैं इस वक्त और ठप्पे पे ठप्पा लगा रहे हैं, ये अवाम को भी उसी तरह बेवकूफ़ समझते हैं। बहरहाल उसके बाद अब सूरत हाल ये हुई कि जो इनके सेनेटर हैं अपने इरफान सिद्दीकी साहब, वो तो नहीं आ सकते, एक मेंबर इनका पहले कम था तो 2 वोट इनके पास कम हो गए। उसके बाद खबर ये आने लगी कि JUIF के 2 सेनेटर्स और PTI के 2 सेनेटर्स से राबता मुनक़ता हो गया। बहुत से रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट करने लगे कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और सेनेटर फैसल सलीम जो हैं वो PTI से राब्ते में नहीं हैं और मुमकिना तौर पर वो इस तरमीम में हमायत कर सकते हैं हुकूमत की और वोट कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो 26वीं तरमीम के वक्त भी मशकूक थे, इनके हवाले से उस वक्त भी खदशात थे कि जनाब ये वोट कर देंगे, लेकिन उस वक्त चूँकि JUIF के लोग जो थे वो 26वीं तरमीम की हिमायत में थे, मौलाना हिमायत कर चुके थे, तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वरना डॉक्टर ज़रका साहिबा और ये दोनों जो हैं इनको उस वक्त भी शक की नज़र से देखा जा रहा था। तीसरा जो अपने अख्तर मेंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स थे उनको भी बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करके लाया गया था, तो इस तरह इन्होंने नंबर पूरे कर लिए थे। अब सूरत हाल ये है कि ये जो आपके 2 मेंबर्स हैं ये कौन हो सकते हैं, ये एक सरप्राइज़ की तरह सामने आ जाएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि आज या तो तरमीम मंजूर नहीं होगी और या फिर कोई जो 2 लोग हैं जो कि इस वक्त काली भेड़े हैं वो कम अज़ कम एक्सपोज ज़रूर हो जाएंगी। तो ये दोनों में से एक काम तो आज होगा। बाकी फैसल वावडा साहब बड़े मुतमईन थे और उनको तो यकीन था कि ये यकीन से भी
ज़्यादा उनको यकीन था कि वो बाकायदा मिठाई लेके आ गए थे, अभी तरमीम पास नहीं हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं तो मिठाई लेके आ गया हूँ, अब तो आप 28वीं तरमीम की बात करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम तो अपनी फ़ौज को मजबूत करेंगे, इंतहा से ज़्यादा करेंगे, और इसमें कोई कमी पेशी रह गई तो फिर और करेंगे, और किसी को तकलीफ़ है तो वो भाड़ में जाए। और पीटीआई के मुमकिन एहतजाज पर उनका कहना था कि मैं फिर बता देता हूँ कि फेंटा भी लगेगा डंडे की सियासत की तो बैन भी हो सकते हैं और गवर्नर राज भी लगेगा, तो कोई गलतफहमी में ना रहे, सोचे भी ना कि कोई चढ़ाई कर सकता है इस्लामाबाद के ऊपर। तो उन्होंने ठीक ठाक दोबारा वही धमकी सुना दी है और पीटीआई वालों को उन्होंने कहा कि जी कोई एहतजाज नहीं करने देंगे। बहरहाल उनकी तो ये धमकी वगैरह का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन दूसरी तरफ अदालत में भी कुछ अंगड़ाई ली जा रही है। अदालत में सूरत हाल ये हुई है कि जनाब जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसके अलावा एक साबिक जज साहब हैं और कुछ सीनियर वकला हैं, उन्होंने मिलकर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को एक ख़त लिखा है और उन्हें कुछ नींद से जगाने की कोशिश की है और कहा है कि जनाब उठें, आपका जो बोरिया बिस्तर है वो गोल किया जा रहा है, आप लोगों का जो इदारा है उसको दफन किया जा रहा है और आप लोग खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। कोई फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं, कोई उनको लोगों को जगाएं कि भाई आप इसके ऊपर राय क्या रखते हैं, अपना कोई रद्द-ए-अमल तो दें, एटलीस्ट कोई हुकूमत से कनेक्ट तो करें कि जी आप क्या कहना चाहते हैं उन्हें इस बारे में। तो उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने भी आज इसके ऊपर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ख़त लिखा है और उन्होंने भी ये बात की है कि जिस तरह की तरमीम सुनने में आ रही है ये तो डायरेक्टली ऐसे लग रहा है कि आप आईनी अदालत जो बना रहे हैं वो एग्जेक्टिव के कंट्रोल में दे रहे हैं, जैसे कि आईनी बेंच के लोग भी डायरेक्टली जो थे वो तकरीबन एग्जेक्टिव ने अपॉइंट किए। तो इस तरह तो बिल्कुल जो अदलिया की आज़ादी है वो सरेंडर होने जा रही है और आप इसके ऊपर जो है कम अज़ कम फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं। वैसे तो प्रेफरेबली आपको चाहिए कि जितनी आईनी अदालतें हैं उन सब की रिप्रेजेंटेशन के साथ जो है वो एक इजलास बुलाएं और कम अज़ कम फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं सुप्रीम कोर्ट का, इसके ऊपर अपना एक लाहेअमल मुरतब करें और कम अज़ कम हुकूमत को ये कन्वे किया जाए कि जनाब आप अदलिया के इदारे से मुतल्लिक अगर कुछ तरमीम कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको ऑन बोर्ड तो लें, उनकी कोई कंसल्टेशन तो होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल मुकम्मल एक आईनी ढांचा तब्दील करने जा रहे हैं अदलिया के हवाले से, तो आप कैसे उसके ऊपर जो स्टेक होल्डर हैं उसको एतमाद में लिए बगैर ये कर सकते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक दफ़ा फिर एक ख़त लिख दिया है, लेकिन उनके खतूत का जो पहले हाल हुआ है वो भी आपको पता है, तो अभी भी कोई ख़ास इम्कान नहीं है कि उनके ख़त पे कोई सीरियस होगा। याह्या अफरीदी साहब के साथ वैसे हो अच्छी रही है। कल मैं देख रही थी कि कुछ सीनियर लोग जो थे वो इसके ऊपर तबसरा यूँ कर रहे थे कि वो तो लग रहा है कि अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन गए हैं, अफजल मजूका की जैसी उनकी हैसियत रह जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनने के लिए अपने इदारे को जिस तरह से कमज़ोर किया, अगर वो चाहते तो उस वक्त जब ये सारा मामला हो रहा था उस वक्त फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से इवन पहले एक फुल कोर्ट इजलास बुलाकर, जो कि उनके 2 रुकनी कमेटी, जो 3 रुकनी कमेटी थी उस वक्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली, उसमें से जो आपके मुनीब अख्तर साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब ने कॉल किया था इजलास, इन्होंने उसकी हवा नहीं निकलने दी और उस इजलास को बुलाया नहीं गया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि 26वीं तरमीम के ऊपर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया और इनको आउट ऑफ टर्न जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया गया। लेकिन आज दोबारा से इनकी हैसियत अब क्या होगी? ये नाम के तौर पर तो शायद इस वाली जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रह जाएं, इख्तियार तो इनके पास पहले ही कोई नहीं रह गए थे, लेकिन अब इनकी हैसियत जो है वो तकरीबन एक सेशन जज जितनी रह जाएगी। तो चीफ जस्टिस बनने के शौक ने इन्होंने अपने इदारे को भी ख़राब किया और उसके बाद अब सूरत हाल ये कमज़ोर किया तकरीबन, और उसके बाद अब सूरत हाल ये कि इनके अपने हाथ में भी शायद अब उस तरह से कुछ आएगा नहीं। बहुत से जजेस को बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस तरह की ऑकवर्ड पोजीशन में ले आए जाएंगे जहां पर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा, और अब कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि कोई नया हलफ उन्हें उठाना पड़ा या किसी जूनियर जजेस के अंडर जाके काम करना पड़ा तो मुमकिन है कि ये जजेस जो हैं वो फिर इस्तीफ़े दे दें। इसके अलावा उनके पास शायद कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो अब देखते हैं कि ये इस्तीफ़े किस किस के आते हैं, कितनी बड़ी तादाद में आते हैं। इस्तीफ़े सिर्फ खामोश रहने के लिए आते हैं कि जी खामोशी से इस्तीफ़ा दिया और चले गए, या फिर वो कोई फ़ाइट लड़ने का भी इरादा रखते हैं, ये भी देखना होगा। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं
कुछ दिनों में खुल जाएंगी और इससे एक अगर ये लोग कुछ फाइट लड़ने का सोचते हैं तो फिर इससे एक नया तूफान तो खड़ा होगा। फिर शायद इतना आसान ना हो हुकूमत के लिए तमाम चीज़ों को फेस करना, लेकिन अगर इन्होंने खामोश रहने को तरजीह दी तो फिर हुकूमत के लिए सत्तई खैरा होंगी, जो कि नज़र आ रहा है। अच्छा जी, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी जो है इस 27वीं तरमीम को मुस्तरद किया है। इसके अलावा अपोजिशन की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है मुश्तरका, वो भी बुलाया गया। इन सब ने भी इन तरमीम को अपोज भी किया और इसके अमल का हिस्सा ना बनने का फैसला भी किया। ये इब्तदाई तौर पर गए ज़रूर हैं इजलास में, इन्होंने वहाँ पे खूब नारे भी लगाए हैं शेम शेम के, और इन्होंने उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी वहाँ पे तकरीबन टफ टाइम दिया है हुकूमत को, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस हवाले से वोट ना करने का फ़ैसला कर लिया हुआ है। और तीसरी तरफ जो है इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो इन्होंने फ़ारूक एच नाइक ने तफसीलात पढ़ के बताई हैं। इन्होंने बताया है कि जनाब ये जो जजेस ट्रांसफ़र है उसके ऊपर भी ये तय कर लिया गया है कि अगर कोई जज अपनी ट्रांसफ़र को कबूल नहीं करता, उसको उसके ऊपर एतराज़ात हैं, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस नतीजे पर पहुंचे कि उसके पास जो रीज़न्स हैं वो वैलिड रीज़न्स नहीं हैं, तो फिर उसको ना सिर्फ यही कि कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा बल्कि उसको फिर रिटायर्ड समझा जाएगा, यानी उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो इस दफ़ा जो इन्होंने शिकंजा तैयार किया है जजेस के लिए, उसका मकसद ये है कि जो जजेस भी निज़ाम के अंदर रहते हुए चूँ चुरा करे, उसको निज़ाम से आउट करना इनके लिए आसान हो जाए और ये उसको कान से पकड़कर बाहर बिठा दें कि चल भाई तू बाहर निकल। अगर वो किसी एक अदालत में परेशानी कर रहा है तो उसको किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और अगर वो वहाँ जाने से इनकार करेगा तो उसको रिटायर्ड तस्वुर कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी तो बीच में फॉर्मेलिटी होगी जब इनकी अपनी हर जगह पे अक्सरियत होगी। तो ये फार्मूला जो है ये सीधा सीधा किस तरह से अदलिया की इंडिपेंडेंस को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। ये अलबत्ता और बात है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज फरमा रहे थे कि जनाब हमने तो बड़ी बेहतरीन तरमीम की हैं और जो कमियां थी वो हमने दूर कर दी हैं। जब पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया कि आपके 2 मेंबर्स मिसिंग हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं पता करके बताता हूँ। तो वो तो हमेशा की तरह इतने भोले भाले हैं कि उन्हें कोई पता ही नहीं होता कि लोग हैं किधर इनके, वरना शायद 26वीं तरमीम में भी ये वाली सूरत हाल ना होती अगर अपने लोगों को ये लोग काबू में रख पाते। बहरहाल जी, अब यहाँ तक तो बात आगे आ चुकी है सामने, आगे देखते हैं कि मामला किस तरह बढ़ता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।